जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीके क्लासेस। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरह से चल रही होगी। जो भी हमारे दोस्त बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनका आज की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जो आज की क्लास होगी वो आपकी मैथ की क्लास होगी और मैथ की क्लास में हम लोग बात करेंगे शार्डिक के बारे में, ठीक है, डिटर्मिनेंट्स। तो अगर आप क्लास से जुड़ गए हैं तो क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्त भी क्लास से जुड़ जाएं, उनका भी फ़ायदा हो पाए। और क्लास को आगे बढ़ाएं उससे पहले आपको बता दें कि अगर आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं तो एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें, आपको वहाँ पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ से सभी क्लासेस की वीडियोस देख सकते हैं। आपकी मैथ की क्लास चल रही है, आपकी फ़िज़िक्स की क्लास चल रही है और जीएस, हिंदी, सभी सब्जेक्ट की आपकी क्लासेस चल रही हैं। तो आप एक बार प्लेलिस्ट ज़रूर देखें, आपको वहाँ पर वीडियोज़ मिल जाएंगी, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल ज़ीरो से हम आपकी तैयारी करवा रहे हैं। कोई भी कॉन्सेप्ट छूटने नहीं पा रहा है। कॉन्सेप्ट के साथ साथ जो भी शॉर्टकट मेथड होते हैं, जो भी ट्रिक होते हैं वो आपको हम बता रहे हैं। तो सारी चीज़ें एक लेवल से चल रही हैं, एक किनारे से चल रही हैं। बिल्कुल कूदने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं। हमारे पास बहुत समय है और हम बहुत ही आराम से पढ़ेंगे तो भी हमारा पूरा सिलेबस अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा, ठीक है। बस आपको डेली क्लास में बने रहना है। तो दोस्तों आगे बढ़ें। आगे बढ़ने से पहले आपको होलिका दहन की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ, भगवान आशुतोष आप पर कृपा बनाए रखें, आपको सफल बनाएं। आप जिस भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं आपका भविष्य उज्जवल हो। और कल होली है तो होली की भी एडवांस में आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, आपके परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं। जिस तरह होली में विभिन्न प्रकार के रंग गुलाल आप उड़ाते हैं, उसी प्रकार आपके जीवन में पूरी तरीके से रंगीनियाँ भरी हों, आपका जीवन बिल्कुल रंग बिरंगा हो। इसी आशा के साथ आज की क्लास शुरू करते हैं, ठीक है। तो चलिए बात करेंगे शार्डिक के बारे में। दोस्तों, मैंने आपको आप भी वाला चैप्टर पढ़ाया था और उसमें मैंने थोड़ा बहुत शार्डिक के बारे में बता दिया था, ठीक है। और मैंने ये भी कहा था कि जो चीज़ें रह जाएंगी वो हम लोग शार्डिक वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो काफ़ी कुछ आप शार्डिक के बारे में जानते होंगे, ठीक है। तो जो भी जानते हैं उसको एक किनारे रखेंगे। हम बिल्कुल अब शार्डिक चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हम बिल्कुल इसी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए, तो भैया सबसे पहली बात आप ध्यान रखिएगा कि शार्डिक जो होता है ना वो आव्यूह का मान होता है। शार्डिक आव्यूह का मान होता है। देखो, जब मैंने आव्यूह आपको बताया था तो वहां पर किसी भी आव्यूह का हमने मान नहीं निकाला था, उसको एक्सपेंड नहीं किया था, उसका हमने प्रसार नहीं किया था। वहां पर हमने प्रॉपर्टीज़ का यूज किया। सारी चीज़ों का हम लोग यूज करते हैं, है ना। जोड़ते हैं, घटाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, इन्वर्स निकालते हैं, लेकिन कभी भी हम आव्यूह की वैल्यू नहीं निकालते हैं। तो जब हम आव्यूह की वैल्यू निकालने जाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं डिटर्मिनेंट। क्या बोलते हैं? डिटर्मिनेंट, यानी शार्डिक बोलते हैं। दूसरी पॉइंट, शार्डिक केवल वर्ग आव्यूह का होता है। यह ध्यान रखिएगा आप। वर्ग आव्यूह क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्याएं क्या हों, बराबर हों, उसे हम लोग वर्ग आव्यूह कहते हैं। जैसे 2x2 का वर्ग आव्यूह हो गया, 3x3 का वर्ग आव्यूह हो गया, ठीक है। आपको 3x3 तक ही पढ़ना है, 4x4 तक नहीं पढ़ना है। तो मतलब एक ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्याएं बराबर हों उसे हम लोग वर्ग आव्यूह कहते हैं। और वर्ग आव्यूह का ही क्या होता है? शार्डिक होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके सामने कोई आव्यूह दे दे जिसमें 2 पंक्तियां और 3 स्तंभ हैं और आपसे कह दे इसका शार्डिक निकालो, तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मैं आगे आपको बताऊँगा। अब मैं थोड़ी सी यहाँ पर भूमिका बनाना चाहता हूँ कि एक्चुअली में शार्डिक है क्या, है ना। वैसे हमने कह तो दिया कि आव्यूह का मान जो होता है वो शार्डिक होता है ना। चलो एक लाइन और लिख देता हूँ। शार्डिक को हम लोग ऐसे लिखते हैं DET और A। DET का मतलब होता है डिटर्मिनेंट। DET का मतलब क्या है? डिटर्मिनेंट मतलब शार्डिक। इसको हिंदी में बोलेंगे तो शार्डिक, अंग्रेजी में बोलेंगे तो डिटर्मिनेंट। A मतलब आव्यूह A का, यानी कोई भी आव्यूह आपको दिया गया है वो A है तो उसका अगर आप शार्डिक निकालने जा रहे हैं तो उसको लिखेंगे DET A। इसका मतलब है कि डिटर्मिनेंट A। या इसे हम लोग ऐसे मोड के अंदर लिख देते हैं तो ये भी डिटर्मिनेंट A को बताता है, ठीक है। शार्डिक को से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। हम लोग शार्डिक को या तो ऐसे लिखेंगे या तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए, मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। मैंने एक लीनियर इक्वेशन लिखा a1x प्लस b1y इक्वल टू 0 और एक दूसरा लीनियर इक्वेशन लिखता हूं a2x प्लस b2y इक्वल टू 0, ठीक है।
अब मुझे क्या करना है, मुझे इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन सॉल्व करने की बहुत सारी टेक्निक होती है, बहुत सारी नहीं, हमारे पास इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने की 4 तरीके होती हैं, ठीक है। पहला आपका होता है क्या, ग्राफ मेथड, आप ग्राफ लगा के सॉल्व कर लो, ग्राफ बना के सॉल्व कर लो। दूसरा होता है प्रतिस्थापन, तीसरा होता है विलोपन, चौथा होता है वज्र गुणन, है ना। तो आप कोई भी तरीका लगा लो, आप इन दोनों समीकरणों को हल कर सकते हो। चलो मैं प्रतिस्थापन लगाता हूँ। मैंने क्या किया, मैंने समीकरण 1 से बोला, मैं बिल्कुल जीरो से आपको बताना चाह रहा हूँ। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हम लोग शार्डिक का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, शार्डिक का एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है, ठीक है। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से अगर मैं बात करूँ तो समीकरण 1 है a1x प्लस b1y इक्वल टू 0। यहाँ से मैं चाहता हूँ कि मैं x की वैल्यू निकालूँ, तो अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो मुझे b को उधर शिफ्ट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा माइनस b1y, इसको उधर ले गए। यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो मुझे मिलेगा b1/a1 इंटू वाई, यही तो मिलेगा, x की वैल्यू मिल गई। अब मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा कि x के मान को समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रख देता हूँ, तो समीकरण 2 यहाँ पर है, a2 हो गया, x की वैल्यू आपकी क्या है, x की वैल्यू है माइनस b1/a1 इंटू वाई, तो माइनस b1/a1 इंटू वाई, ठीक है। और इसके बाद हो गया आपका प्लस b2y इक्वल टू कितना हो गया भैया, 0 हो गया, ठीक है। थोड़ा सा इसको एडजस्ट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस a2b1y प्लस इस a1 का इधर मल्टीप्लाई होगा तो होगा a1b2y होल डिवाइडेड बाई a1 इक्वल टू 0, ठीक है। a1 तो उधर चला गया 0 के पास, तो ख़त्म हो गया। यहाँ y है, यहाँ भी y है, तो y को आप कॉमन कर सकते हैं और ये वैल्यू पॉजिटिव है, तो a1b2 माइनस हो जाएगा a2b1 इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब यहाँ से देखो, एक तो वैल्यू y है, दूसरी वैल्यू है a1b2 माइनस a2b1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखो, मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूँ कि अगर दो नंबर आपके पास हैं, एक तो a है एक तो b है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर अगर 0 आता है, अगर दो नंबर आपके पास हैं a और b, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर अगर 0 आता है तो इसका मतलब ये होगा कि या तो a 0 हो या तो b 0 हो। भाई दोनों में से या तो a 0 होगा या तो b 0 होगा, तभी तो दोनों का गुणा करने पर 0 आ रहा है। तो यहाँ से मैं बोलूँगा कि अगर y 0 नहीं है, अगर इस y की वैल्यू 0 नहीं है तो डेफिनेटली आपका जो a1b2 है और a2b1 है ये 0 होगा, है ना। अगर दो नंबर, इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 आ रहा है, इसका मतलब कि एक ठू तो वहाँ में से एक ठू तो 0 होबे करे, है ना। तो अगर ये 0 है तो ये 0 नहीं होगा, और अगर ये 0 है तो ये 0 नहीं होगा। तो हमने कहा कि y 0 नहीं है, क्यों, क्योंकि y वेरिएबल है। इस लीनियर इक्वेशन में x और y क्या है, वेरिएबल हैं, इनको हम 0 ऐसे एज ए कंसीडर नहीं कर सकते कि इनको 0 आ जाए, 0 इनकी वैल्यू आ सकती है, लेकिन हम इनको 0 कंसीडर नहीं करना है क्योंकि ये वेरिएबल हैं, तो इनको हमने 0 कंसीडर नहीं किया। अगर इनको 0 कंसीडर नहीं किया तो ये वैल्यू जो है, इसको सॉल्व करने के बाद हमें 0 मिलना चाहिए, ठीक है। अब देखो ये जो रिजल्ट आया है, क्या हम इसको इतने लंबे प्रोसेस को ना करके कोई और तरीका हमारे पास है कि हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं? तो जी हाँ, हमारे पास एक तरीका है कि इतना लंबा चौड़ा ना करके हम बहुत ही शॉर्ट में एक लाइन में पहुँच सकते थे यहाँ तक, और वो तरीका हमारा कौन सा होगा, डिटर्मिनेंट होगा, शार्डिक होगा। कैसे होगा उस बात को समझिए। यहाँ पर जो आपको इक्वेशन दिए गए हैं, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, इनको मैं ऐसे लिखूंगा, समझिएगा ध्यान से बात को। बराबर 0 लिख दिया, इनका मैंने एक शार्डिक बनाया। शार्डिक कैसे बनाऊंगा, देखो शार्डिक के अंदर जो लिखूंगा कोफिशिएंट होंगे, गुणांक होंगे। x का गुणांक यहाँ a1 है, y का गुणांक b1 है, x का गुणांक a2 है, y का गुणांक b2 है। तो मैं क्या करूंगा, मैं x वाले कोफिशिएंट को, x वाले गुणांक को लिखूंगा a1 a2, y वाले के कोफिशिएंट को लिखूंगा b1 और b2। हो गया। अभी क्या करना है, अभी कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका इसमें, इसका इसमें। बात समझ में आ रही है? इसका इसमें, इसका इसमें। एक बात का ध्यान रखना कि जब तीर नीचे की ओर आएगी तो वो पॉजिटिव वैल्यू देगी, और जब तीर ऊपर की ओर जाएगी तो नेगेटिव वैल्यू देगी। यानी a1 से जो तीर आ रही है b2 की ओर, वो नीचे की ओर आ रही है, मतलब इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करोगे a1b2 तो ये पॉजिटिव होगा क्योंकि तीर नीचे की ओर आ रही है ना। ये हम लोग जब क्लास टेंथ में हम लोग जब लीनियर इक्वेशन पढ़ते हैं, यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, है ना, 2 वेरिएबल वाला, तो वहाँ पर हम लोग इस चीज़ को समझते हैं कि जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं
तो जब एरो नीचे होता है तो पॉजिटिव होता है, ऊपर होता है तो निगेटिव होता है। तो एरो जो है वो नीचे की ओर आ रहा है, इसका मतलब ये पॉजिटिव देगा। अब A2 का B1 में मल्टीप्लाई करोगे तो A2 B1 हो गया, लेकिन एरो जो है वो ऊपर की ओर जा रहा है, इसका मतलब ये निगेटिव होगा, इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। ज़रा ध्यान से मिलाओ इसको और इसको देखो ध्यान से, दोनों सेम चीज़ है, A1 B2 माइनस A2 B1, A1 B2 माइनस A2 B1, है ना। तो कहने का कुल मतलब ये है कि जब हमने इन दोनों लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व किया तो यहाँ पर जो रिजल्ट आया है A1 B2 माइनस A2 B1, ये किसको शो कर रहा है, ये एक सार्डिक को शो कर रहा है। यहाँ पर जो सार्डिक मैंने बनाया इसको शो कर रहा है। तो हम कह देंगे कि अतः A1 B2 माइनस A2 B1 सार्डिक को प्रदर्शित करता है, सार्डिक को प्रदर्शित करता है, ठीक है ना। तो इस तरह से यहां पर हम समझ सकते हैं कि जो आपका सार्डिक होता है वो लीनियर इक्वेशन, जो आपके रैखिक समीकरण होते हैं उनको सॉल्व करता है, उनकी सॉल्यूशन देता है, उनका वैल्यू देता है ना। इतना लंबा चौड़ा ना करके हम सार्डिक की मदद से एक सार्डिक बना दें, अगर इनके गुणांकों का एक सार्डिक बना दें और इस तरह से इनका एक्सपेंड कर लें, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो हमें रिजल्ट मिल जाता है। एक्चुअली में यहाँ पर जो हमने किया है ये क्या है, ये सार्डिक का प्रसार है। ये जो सार्डिक आपका बना हुआ ये 2x2 का है। 2x2 मतलब इसमें 2 पंक्तियाँ हैं, 1 और 2 पंक्तियाँ हैं और 2 ही स्तंभ हैं। तो ये जो सार्डिक आपका बना हुआ ये 2x2 का सार्डिक है ना, 2 गुणे 2 का। ऐसे 3 गुणे 3 का भी सार्डिक हो सकता है। कब, जब आपका लीनियर इक्वेशन में 3 टर्म हो। अभी तो यहाँ पर 2 ही टर्म था, इसमें एक आगे में बढ़ा दूँ प्लस सी, यहाँ भी मैं कर दूँ प्लस सी, है ना। तो इसमें 3 टर्म हो जाएंगे तो आपका जो सार्डिक बनेगा वो 3x3 का बनेगा, ठीक है। तो एक मैंने आपको बेसिक सा आइडिया दिया कि सार्डिक जो होता है वो आव्यूह का मान होता है, हम जानते हैं, वर्ग आव्यूह का ही निकालते हैं। इसको डिटर्मिनेंट ए या इस तरह से मॉड ए द्वारा डिनोट करते हैं। हमें अगर 2 लीनियर इक्वेशन दिए गए हैं उनको हम सॉल्व करेंगे तो जो रिजल्ट आता है वही रिजल्ट एक सार्डिक का प्रसार करने पर हमें मिलता है, ठीक है। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जो सार्डिक होता है ना उसका मेन रोल यही होता है कि वो आव्यूह का मान दे और समीकरणों को हल करे। और समीकरणों को हल करने का बहुत ही जानदार, बहुत ही शानदार तरीका है। आप जब स्ट्रेट लाइन पढ़ते हो, मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब आप पढ़ते हो तो वहाँ पर आप ट्रायंगल का एरिया भी निकालते हो सार्डिक की मदद से, ठीक है। तो सार्डिक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और मैं बात करता हूँ प्रसार के बारे में ना, एक्सपेंशन। देखो प्रसार, सार्डिक का प्रसार, अगर सार्डिक आपका 2x2 का है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। जैसे मान लो कि एक सार्डिक दे दिया गया 1 2 4 6, इसका आपको प्रसार करना है तो भैया प्रसार करने में कोई दिक्कत नहीं, तिरछा गुणा कर दो, एरो नीचे आएगा। अच्छा, एरो नीचे आने का मतलब अब कोई बच्चा ये भी कह देगा कि 1 2 4 6 है तो मैं कहूँगा ये हो गया, ये भी तो तिरछा गुणा है। नहीं, हम लोग जब गुणा करते हैं तो हम लोग मुख्य विकर्ण से स्टार्ट करते हैं, यानी प्रिंसिपल डायगोनल से आपको स्टार्ट करना है। प्रिंसिपल डायगोनल आपका ये होगा, ये एक वर्ग आव्यूह होता है, वर्ग आव्यूह का ही सार्डिक होता है। तो इसके अंदर विकर्ण होगा, कोई भी वर्ग हो उसके अंदर विकर्ण होता है। जो मुख्य विकर्ण होता है वो बाएं से दाएं की ओर, नीचे की ओर आता है। बायां ये हो गया, दायां ये हो गया, तो ऊपर से नीचे की ओर जो आएगा वही आपका मुख्य विकर्ण होगा। तो ये प्रोसेस गलत हो जाता है, ये प्रसार का तरीका नहीं है। प्रसार का तरीका यही है कि आपको मुख्य विकर्ण में मल्टीप्लाई करना है और बाएं से जब दाएं नीचे की ओर आओगे वही आपका मुख्य विकर्ण होगा। तो 1 का 6 में गुणा करोगे 6 आएगा, 4 का 2 में गुणा किया 8 हो गया, एरो ऊपर गया तो माइनस लगाओगे -2 आ गया, यानी इस सार्डिक की वैल्यू -2 आ गई। तो अगर 2x2 का कोई भी मैट्रिक्स आपको दिया गया, उसका अगर आप सार्डिक निकालने जा रहे हो तो बहुत सिंपल है, तिरछा गुणा कर लोगे निकल जाएगा। अब अगर मैं यहीं पर, अगर मैं, ये आपका था, अगर मैं 3x3 की बात करूं, एक मेरे पास डिटर्मिनेंट हो गया 1 2 3 4 0 6 9 2 1, ठीक है। अब मुझे इसका प्रसार करना है, तो प्रसार करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि चिन्ह कैसे हम लोग लेते हैं, इस सार्डिक के अंदर चिन्ह कैसे लेते हैं उसको समझिए आप। देखिए, अगर 2x2 का है, अगर आपका सार्डिक 2x2 का है तो उसके अंदर जो चिन्ह होता है, पहला प्लस लेते हैं, दूसरा माइनस लेते हैं, फिर तीसरा माइनस लेते हैं, चौथा प्लस लेते हैं। बात समझ में आई? प्लस माइनस अल्टरनेट चलता है, ठीक है। अब अगर 3x3 का है, 3x3 का है तो क्या करेंगे,
प्लस ले लिया, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, ये होता है। अब अगर 4 क्रॉस 4 का आ जाए, 4 क्रॉस 4 का आ जाए, तब क्या करेंगे? कुछ नहीं, वही तरीका, प्लस माइनस, प्लस माइनस, ठीक है, फिर माइनस प्लस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस प्लस माइनस, फिर माइनस प्लस माइनस प्लस, ये होता है। ठीक है, मतलब अल्टरनेट आपको लेके चलना है, एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस। अब आप समझो बात को, इस वाले 2 क्रॉस 2 वाले में देखो, यहाँ पर प्लस है तो इसके ठीक तिरछा बिकट वाले में प्लस होगा, मतलब ये दोनों चिन्ह बराबर होंगे, और ऐसे ही इधर भी दोनों चिन्ह बराबर होंगे। ध्यान से देखो, 3 क्रॉस 3 वाले में देखो, ये आपका मुख्य बिकट है, ये आपका मुख्य बिकट है, मुख्य बिकट का जो चिन्ह होगा वो प्लस होता है, यहाँ पर देखो प्लस, और यहाँ भी दूसरा वाला बिकट भी देखोगे वो भी पॉजिटिव होगा, ये देखो, मतलब बिकट के जो चिन्ह होते हैं वो बदलते नहीं हैं, अगर प्लस है तो प्लस ही रहेंगे, माइनस है तो माइनस ही रहेंगे, वैसे प्लस ही रहते हैं। ठीक है, चौथे वाले में देख लो, ये आपका बिकट है, बिकट है, देखो यहाँ भी प्लस है, सबके सब प्लस है, और यहाँ देखो इस वाले में माइनस है, सब देख लो ध्यान से, माइनस है, तो मुख्य बिकट में सब प्लस प्लस हैं और दूसरे वाले बिकट में माइनस माइनस है। मतलब कहने का ये है कि बिकट का चिन्ह बदलता नहीं है, अल्टरनेट नहीं होता है। और लिखने का तरीका देखो, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, प्लस हो गया। अब यहाँ प्लस था तो नीचे क्या होगा? माइनस। यहाँ माइनस है तो क्या होगा? प्लस। यहाँ प्लस है तो क्या होगा? माइनस। यहाँ माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर देखो प्लस माइनस, एक लाइन तो लिख दो अल्टरनेट। उसके बाद यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, माइनस प्लस, प्लस माइनस, माइनस प्लस, प्लस माइनस, माइनस प्लस, अल्टरनेट होता जाता है। तो ये चिन्ह है, आप जब भी सारणी का प्रसार करोगे तो आप चिन्ह ऐसे ही लोगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखना, तो अगर मुझे इस सारणी का प्रसार करना है तो मैं क्या करूँगा? ये प्लस लूँगा, ये माइनस, ये प्लस, फिर ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, फिर ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ऐसे ही तो होगा। अब प्रसार आप कहीं से भी कर सकते हो, किधर से भी कर सकते हो, आपको पूरी आज़ादी है। मैंने आपको आबी वाले चैप्टर में बताया था कि पंक्तियाँ क्या होती हैं, स्तंभ क्या होते हैं। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उनको हम लोग पंक्तियाँ कहते हैं, जो वर्टिकल होती हैं उनको हम लोग स्तंभ कहते हैं। मतलब ये आपका 1 2 3 जो है ये आपका R1 हो गया, 4 0 6 जो है ये आपका R2 हो गया, 9 2 1 जो है आपका R3 हो गया। बात समझ में आ रही है? सिंपल है। ऐसे ही 1 4 9 जो है आपका ये C1 हो गया, 2 0 2 है ये आपका C2 हो गया, 3 6 1 है आपका C3 हो गया। तो आप कहीं से भी प्रसार कर सकते हो, चाहे आप पंक्ति से करो, चाहे आप स्तंभ से करो, पहली पंक्ति से करो, दूसरे स्तंभ से करो, दूसरी पंक्ति से करो, तीसरे स्तंभ से करो, कहीं से भी आप प्रसार कर सकते हो। तो चलो मैं करता हूँ प्रसार। मैं कहाँ से शुरू करता हूँ? मैं पहली पंक्ति से कर देता हूँ। ठीक है, तो 1 आपका पॉजिटिव है तो 1 को लिखेंगे। इसके बाद क्या करना है? आपको एक सारणी बनाना है। ठीक है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। फिर 2 है, 2 के साथ कौन सा चिन्ह लेंगे? माइनस, तो यहाँ माइनस हो गया, -2 हो गया। ठीक है, फिर 3 है, प्लस में 3 हो गया। लो भाई, हो गया। अभी क्या करना है? ध्यान से समझो। जब आप इस 1 की बात करोगे तो इस 1 के सामने और नीचे जो भी एलिमेंट रहेंगे उनको आप काट दोगे। मतलब 1 के साथ में पंक्ति और स्तंभ में जो भी एलिमेंट आएंगे उनको छोड़ देंगे। तो ये 1 है, 1 के सामने 2 और 3 है, इसको छोड़ दोगे। 1 के नीचे 4 9 है, इनको छोड़ दोगे। तो इनको छोड़ दिया तो कौन बचा? 0 2 6 1। तो यहाँ लिख दो 0 2 6 1 हो गया। अब जब आप 2 की बात करोगे तो 2 के लाइन में 1 और 3 है, इनको छोड़ दोगे, और 2 के नीचे 0 2 है, इसको छोड़ दोगे। तो ये छूट गए, ये छूट गए, कौन बचा? 4 9 6 1। तो ये हो गया 4 9 6 1। ठीक है, इसके बाद 3 आता है। 3 वाले की बात करोगे, 3 में 2 और 1 है, ये छूट जाएंगे, 6 और 1 ये छूट जाएंगे, बचेगा कौन? 4 9 0 2। 4 9 0 2। बात समझ में आई? यही आपको करना है। ठीक है, चलो ये मैं हटा देता हूँ, थोड़ा बहुत इसमें कंजेस्टेड हो रहा है। ठीक है, ये हो गया। अभी क्या करना है? अभी कुछ नहीं करना, जैसे 2 क्रॉस 2 का कर रहे थे वैसे इसका कर लो। 0 का 1 में मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर डिटर्मिनेंट A बराबर 0 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा, 2 का 6 में करोगे तो 12 आएगा, यानी कि 1 0 -12। ठीक है, फिर माइनस आगे है, -2 को आगे लिख दिया। 4 का 1 में गुणा करोगे 4, 9 का 6 में करोगे 9 6 54, तो 4 -54। देखो इस वाले का पॉजिटिव होगा और इस वाले का नेगेटिव होगा। मुख्य विकर्ण वाला पॉजिटिव होता है और दूसरा विकर्ण वाला नेगेटिव होता है। +3 क्या हो गया भाई? 4 दूना 8, माइनस 9 का 0 में करोगे 0 हो गया। ठीक है ना, चलो भाई ये तो 0 है तो केवल -12 बचेगा। -12 का 1 में गुणा करोगे तो -12 ही आएगा।
54 में से 4 निकल गया, तो 54 में से 4 निकलेगा तो 50 आएगा, लेकिन माइनस के साथ आएगा, तो -50 यहाँ है और -2 आ गया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और 50 दूना 100 हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखो ये तो 0 खत्म हो गया, 8 तियाँ 24 हो गया। ठीक है, चलो भाई 24 में से 12 निकल गया तो 12 बचेगा, 12 में 100 को जोड़ोगे तो 112 आ जाएगा। यानी कि ये जो स्टार्डिक हमने निकाला था, लिखा था, इस स्टार्डिक का जो मान आया वो क्या आया, 112 आया है। और हमने कैसे निकाला, हमने प्रसार करके निकाला है। ठीक है, इतनी बात तो आप समझ गए होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। प्रसार कैसे किया जाता है मैंने आपको बता दिया, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, चिन्ह कैसे लेना वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब मैंने आपको इसका एक शॉर्टकट भी बताया था कि स्टार्डिक निकालने का एक शॉर्टकट भी है। मान लीजिए कि आप प्रसार नहीं करना चाहते, इस तरह से आप प्रसार नहीं करना चाहते, तो आपके पास कोई ऐसा मेथड होना चाहिए जिससे आप कम से कम समय में किसी भी स्टार्डिक की वैल्यू निकाल सकें। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ, आपको बताता हूँ एक बार फिर से। मैं आप भी वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि स्टार्डिक आप कैसे निकाल सकते हैं, 5 से 7 सेकंड लगेगा किसी भी स्टार्डिक का मान निकालने में। चलो इसी स्टार्डिक का मैं एक बार आपको ट्रिक यानी शॉर्टकट मेथड जो है उसके द्वारा आपको निकाल के दिखाता हूँ। ठीक है, एक बात और बता दूँ, जब आपको प्रसार करना होता है तो प्रसार करते समय हम लोग ये चीज़ नहीं लिखते हैं, हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर पहुँचते हैं। यहाँ पर हमने कहा कि इस 1 की बात कर रहे हैं तो 1 को इसको छोड़ा, 1 का 0 में गुणा करेंगे 0 और 2 का 6 में करेंगे 2 छक्का 12 माइनस हो गया, फिर -2 रख दिया, -2 रखा, फिर -2 रखा तो ये बंद, 4 का 1 में किया 4 आया और 9 का 6 में किया 54 आया। ठीक है, इस तरह से हम लोग लिखते हुए जाते हैं। ये वाला तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था। ठीक है, तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये जो आपका स्टार्डिक था, इसी स्टार्डिक का हम लोग मान निकालने चलेंगे और इसका मान हम एक बार निकाल चुके हैं, 112 आया है। ठीक है, तो अब हम लोग ट्रिक जो हमारा है, जो शॉर्टकट मेथड है, उसके द्वारा हम लोग इसका मान निकालेंगे और 112 ही आएगा। आप देखिए, ठीक है, करना क्या है, ये स्टार्डिक है, इसका मान आपको निकालना है, तो लिख लो 149,202,361। अब क्या करना है, ध्यान से देखो, ये जो 149 है ना, ये जो आपका पहला कॉलम है C1 जो है आपका C1, इसको आप एक बार फिर से इसके पीछे लिखोगे 149, और जो आपका C2 है यानी 202, इसको फिर से लिखोगे 202, बस हो गया। अभी क्या करना है, अभी आपको इस 1 को पकड़ना है, इस 2 को पकड़ना है, इस 3 को पकड़ना है, इनके सामने तिरछे इनके सामने जो भी एलिमेंट आएंगे उनका आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो 1 के सामने 0 है, 0 के सामने 1 है, मल्टीप्लाई करो, तो 1 का 0 में करोगे 0, 0 का 0 करोगे तो ये 0 हो गया, प्लस 2 का 6 में करेंगे और 6 का 9 में करेंगे। ठीक है, तो 2 छक्का 12 और 12 में 9 का गुणा करोगे तो 12 9 108। ठीक है, प्लस 3 का 4 में करेंगे, 4 का फिर 2 में हो जाएगा, 3 चौक 12, 12 दूना 24, ये आ गया। हमने क्या किया, हमने 1 2 3 आगे से 3 एलिमेंट को पकड़ना है और उनके तिरछा में देखना है, जो भी एलिमेंट उनके सामने पड़ेगा उनको आपस में गुणा करके जोड़ देना है। ठीक है, ये हो गया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। अब पीछे से 3 एलिमेंट को पकड़ो, 2 को पकड़ा, 1 को पकड़ा, 3 को पकड़ा। 2 के सामने कौन है, 4 है, फिर 1 है, तो 2 4 1 का 2 चौक 8 और 8 का 1 में करोगे तो 8 ही आएगा, प्लस, ठीक है, 1 का 6 में करेंगे 6 और 2 है ना, 6 कम 6 6 दूना 12, ये हो गया 12, प्लस अब 3 का 0 में करोगे 0 हो गया, तो ये सब 0 ही हो जाएगा। ठीक है, और बीच में लगाएंगे माइनस। बात समझ में आ रही है? क्या किया हमने, कुछ नहीं किया, जो हमारा स्टार्डिक था उसको लिख दिया, फिर पहले पंक्ति को पीछे, स्तंभ को पीछे लिखा, फिर दूसरे स्तंभ को पीछे लिखा, और फिर हमने क्या किया, 1 2 3 शुरू के 3 एलिमेंट को उठाया, उनका तिरछा गुणा करते हुए और जोड़ते हुए चले गए, फिर पीछे से वही काम किया और सबको जोड़ लिया। आगे वाले में से पीछे वाले को घटा देंगे, तो 108 में 24 को जोड़ दो, 108 में 24 को जोड़ोगे तो 24 6 30 और 4 34, यानी 134 हो गया, माइनस 12 और 8 कितना हो गया, 20 हो गया, है ना, 12 8 कितना हो गया भाई, 20 हो गया। सॉरी, 108 में 24 को जोड़ोगे 132 आएगा, कितना आएगा, 132 आएगा। तो 132 में से 20 को घटाओगे कितना आएगा भाई, 112 आएगा। आप देख लो, यहाँ से भी 112 आया था, यहाँ से भी 112 आ रहा है। बस आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी प्रैक्टिस इस तरह से, अगर आप प्रसार करके तेज़ी से निकाल सकते हैं तो ऐसे निकालिए, अदरवाइज़ मैंने आपको तरीका बता दिया, मैंने आपको ट्रिक बता दिया। इस ट्रिक की हेल्प से आप बहुत ही आसानी से स्टार्डिक का मान निकाल सकते हैं। दोस्तों मैंने आपको 3-4 बार इस चीज़ को बताया है, ठीक है, तो मैं बहुत ज़्यादा इस पर समय गंवाना नहीं चाहता। अगर आपने आप भी वाला क्लास लिया है, आपने क्लास देखा है, तो इस चीज़ को आपने समझा होगा कि कैसे हम स्टार्डिक का मान बहुत ही कम समय में इस ट्रिक की मदद से निकालते हैं। ठीक है, तो एक बार आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं।
चलिए, अब हम लोग शारीरिक के कुछ गुणों के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही ज़रूरी हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि शारीरिक की अगर आप बात कर रहे हैं तो उनके गुणों की बात आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आप किसी भी शारीरिक के पंक्तियों को स्तंभ और स्तंभ को पंक्ति बना दोगे तो उसके मान पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं लिखता हूं, पंक्तियों को स्तंभों में परिवर्तित करने पर शारीरिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको दिखाता हूं। मान लीजिए कि आपको एक शारीरिक दिया गया 1 2 4 5। ठीक है, एक शारीरिक आपको दिया गया है ए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको इसका मान निकालना है। तो एक इसका मान निकाल लीजिए। 5 का 1 में गुणा करोगे 5 और 4 दूना 8, कितना आ गया भाई, -3 आ गया। अब एक काम करते हैं, इसका हम परिवर्त ले लेते हैं। परिवर्त का मतलब आप समझ रहे हैं ना, पंक्तियों को स्तंभ, स्तंभ को पंक्ति बना दो। तो ऐसा करते हैं, ये जो 1 2 है ना, इसको हम, ये पंक्ति था, इसको हम स्तंभ बना देते हैं। और 4 5 ये हो गया आपका। अब इसका मान निकालो। 5 का 1 में गुणा करोगे कितना आएगा, 5 आएगा। 2 का 4 में करोगे कितना आएगा, 8। फिर से कितना आ गया, -3। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से ए जो है आपका वो ए डैश के बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि पंक्तियों को अगर आप स्तंभ बनाते हैं, पंक्ति को अगर हम क्या करें, स्तंभ बनाते हैं, तो शारीरिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मैंने समय बचाने के लिए यहाँ पर 2 × 2 का, ये कैसा शारीरिक था, 2 × 2 का, मैंने समय बचाने के लिए 2 × 2 शारीरिक का प्रयोग किया है। आप 3 × 3 का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, ये आपका फर्स्ट प्रॉपर्टी था शारीरिक का। सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी में आपको क्या देखना है कि यदि कोई 2 पंक्ति या स्तंभ, यदि कोई 2 पंक्ति या स्तंभ बराबर हों, तब शारीरिक का मान 0 हो जाता है। अगर किसी भी शारीरिक के 2 पंक्ति या 2 स्तंभ बराबर हैं तो उस शारीरिक का मान क्या होता है, 0 होता है। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए आप, मैंने लिखा 1 2 3 1 2 3 और यहाँ लिख दूँ मैं 4 6 9। ठीक है, ये हो गया। इसका जब आप मान निकालोगे, इसका जब हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ए, तो हमें क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसका जो देखो, ये आपका R1 है, ये आपका R2 है, ये आपका R3 है। ठीक है, तो R1 और R2 क्या है, बराबर हैं, इसलिए इसका जो मान आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। मैं निकाल के दिखा रहा हूँ, देख। ठीक है, देखो मैं प्रसार कर देता हूँ। तो 1 का करूँगा 1, ये बंद, ये बंद, 9 दूना 18 और 6 3 18। लो भाई, फिर -2 होगा क्योंकि मैंने चिन्ह आपको बताया ना, प्लस माइनस प्लस, -2 करेंगे। ये बंद, ये बंद, 9 एकम 9, 4 3 12, 9 एकम 9 और 4 3 12, फिर +3, ये वाला, ये बंद, ये बंद, 6 एकम 6, 4 दूना 8, 6 -8, 18 -18 है तो 0 हो गया। 9 में से 12 निकलेगा तो -3 आएगा। -3 का जब -2 में गुणा करोगे तो +6 आएगा। और यहाँ पर देखो 6 में से 2 8 निकालोगे तो -2 बचेगा, -2 का 3 में गुणा करोगे तो -6 आएगा। ये सब कट पिट के 0 हो रहा है। ठीक है, तो अगर किसी भी शारीरिक में 2 पंक्ति और 2 स्तंभ बराबर हैं तो उसका मान क्या होता है, 0 होता है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, प्रॉपर्टी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं। जब आप एग्ज़ाम में बैठते हैं तो आपकी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो आपकी काफ़ी हद तक हेल्प करती हैं। नंबर 3, यदि एक पंक्ति या स्तंभ, एक पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव
शून्य हो तब सारणी का मान शून्य आता है। अगर एक पंक्ति या स्तंभ के सारे एलिमेंट जीरो हों तो उसका जो सारणी आता है वो जीरो आता है। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ a इक्वल टू 0 0 0 2 4 6 1 9 11 मैंने लिख दिया। अब अगर आप इसका मान निकालने जाओगे ना तो इसका मान जीरो आएगा। कैसे निकाल के दिखा देता हूँ, चलो मैं सारणी ए निकाल रहा हूँ, मैं प्रसार करके ही निकाल रहा हूँ। ठीक है, देखो पहले मैं जीरो का जब करूँगा तो ये बंद यहाँ आगे जीरो लिखूँगा, यहाँ अंदर कुछ भी लिखूँ जीरो से गुणा होगा तो जीरो हो गया, खत्म। इस टू की बात करो -2 हो गया। मैं ऐसे भी कर सकता था, ऐसे करता तो साफ साफ तीनों जीरो हो जाते, लेकिन मैं ऐसे करके दिखा रहा हूँ। ये -2 हो गया, ये बंद कौन बचा 0 0 9 11 11 का 0 में 0 का 9 में, खत्म, ये भी जीरो। तीसरा वाला इस एक की बात करोगे, ये बंद 6 का 0 में 0 4 का 0 में 0। तो कहने का कुल मतलब है कि अगर एक सारणी के एक पंक्ति या स्तंभ, यहाँ पर मैंने स्तंभ में बात किया है, यहाँ हो सकता था 0 0 0, ये भी 0 0 हो जाता तब भी जीरो आता। तो अगर किसी भी सारणी का एक पंक्ति या एक स्तंभ सारे का सारा एलिमेंट जीरो है तो सारणी का मान क्या होता है भैया, जीरो होता है। यह आपकी तीसरी प्रॉपर्टी थी। चौथी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। यदि पंक्तियों को आपस में बदल दिया जाए तब सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, परंतु चिन्ह बदल जाता है। अब मैंने क्या कहा, अभी हमने कुछ देर पहले एक प्रॉपर्टी देखा था जिसमें हमने पंक्तियों को स्तंभ और स्तंभ को पंक्तियों में बदला था, और वहाँ पर हमने देखा कि सारणी के मान में कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यदि पंक्तियों को आपस में बदल दिया जाए, यहाँ पर मैंने पंक्तियों की बात की है, यहाँ पर आप स्तंभ की बात भी कर सकते हैं। ठीक है, चाहे पंक्ति हो चाहे स्तंभ हो, दोनों की बात आप कर सकते हैं। ठीक है, स्तंभों या पंक्तियों को आपस में बदल दिया जाए तब सारणी के मान में तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन उसका चिन्ह बदल जाता है। जैसे देखो, मान लो कि आपके पास एक सारणी है, 2 × 2 का ही लेता हूँ, 1 2 4 5। ठीक है, इसकी वैल्यू जरा निकालो। तो अभी कुछ देर पहले निकाले थे 5 - 8 कितना आया भाई, -3 आया। अब एक काम करता हूँ, मैं इस 4 5 को यहाँ पर लिखता हूँ और 1 2 को यहाँ पर लिखता हूँ। मतलब ये आपका R1 है, ये आपका क्या है R2 है। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, R2 को R1 बना रहा हूँ और R1 को R2 बना रहा हूँ। मतलब मैंने इसको यहाँ लिख दिया 4 5, यहाँ लिख दिया 1 2। ठीक है, अब जरा इसकी वैल्यू निकालो। 4 का 2 में गुणा करोगे 8 और 5 का 1 में करोगे 5, ये कितना आ गया, 3 आ गया। तो यहाँ पर भी 3 आया था, यहाँ पर भी 3 आ रहा है, लेकिन यहाँ नेगेटिव आया था, यहाँ पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, तो अगर आप पंक्तियों को आपस में बदलते हो या स्तंभ को भी देख लो, है ना, आप कह दो कि भाई मैं एक काम करता हूँ, 1 4 यहाँ पर कर दो, यानी ये आपका C1 है, ये आपका C2 है ना, ये आपका C1 है और ये आपका C2 है। तो C1 को C2 और C2 को C1 बना दो। मतलब यहाँ पर 2 5 लिख दो, यहाँ पर आप 1 4 लिख दो। अब निकालो जरा, 4 दूना 8 और 5 एकम 5, यहाँ पर भी कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो पहले -3 आ रहा था, अब 3 आ रहा है। तो अगर आप पंक्तियों को आपस में बदल देते हो या स्तंभों को आपस में बदल देते हो तो सारणी के मान में तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसका चिन्ह जो है बदल जाता है। ठीक है, यहाँ पहले नेगेटिव था, अब क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, तो 4 हो गया आपका। पांचवा देखिए, पांचवा कहता है कि यदि सारणी के किसी पंक्ति या स्तंभ में किसी संख्या से गुणा कर दिया जाए, किसी संख्या से गुणा कर दिया जाए, तब
सारणिक में उस संख्या से गुणा हो जाता है। मैं आपको इसका मतलब समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपको एक सारणिक दिया गया है 4 5 6 7, ठीक है, ये हो गया। अब ये काम करिए, इसका मान निकाल लीजिए। 7 चौक 28 और 6 पंचे 30, तो ये आ गया आपका -2, ठीक है। अब ये काम करता हूँ, ये इसका R1 है, आप इसका R2 है। मैंने कहा कि मैं R1 को चेंज कर रहा हूँ, कैसे, 2R1 से। क्या कर रहा हूँ, 2R1 से, मतलब मैं इसके R1 में 2 से गुणा कर रहा हूँ। आप चाहते तो इसके C1 में भी, है ना, 2 से गुणा कर सकते थे। मतलब आप किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ में किसी भी संख्या से गुणा कर दीजिए। तो मैंने R1 में 2 से गुणा कर दिया। जब मैंने R1 में 2 से गुणा किया, अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। तो 2 से गुणा करूँगा, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 6 7। अब जरा इसकी वैल्यू निकालिए। 7 बटे 56, 10 छक्का 60, कितना आ रहा भाई, -4 आ रहा है। ध्यान से देखिए, इस -4 को मैं क्या ऐसे नहीं लिख सकता, लिख सकता हूं। और ये जो -2 है, ये किसका मान आया है, ये तो डिटर्मिनेंट ए का मान आया है। इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूं 2 डिटर्मिनेंट ए। अभी हुआ क्या, हमने क्या किया, हमने इस सारणिक के पहले पंक्ति में 2 से गुणा किया और हमने देखा कि उसी 2 का गुणा इस सारणिक के पूरे मान में हो जा रहा है। अगर आप किसी पंक्ति या किसी स्तंभ में किसी संख्या से गुणा करते हैं तो उस संख्या का गुणा पूरे सारणिक के मान में हो जाता है, जैसे यहाँ पर मैंने आपको करके दिखा दिया, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। चलो भाई, आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। मान लीजिए अब मैं लैंग्वेज लिखने नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ। एक आपको सारणिक दिया गया 1 5 7 9 और 2 क्रॉस 2 का ही मैं लेता हूँ, ठीक है। अब एक काम करता हूँ, इसका मैं मान निकालता हूँ, ठीक है, इसका मैं मान निकालता हूँ। तो जब इसका मैं मान निकालूंगा तो 9 एकम 9 आएगा, 7 पचे 35 आएगा। 35 में से 9 निकालूंगा तो -26 आएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है, -26 आ गया। अब मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि मैं R1 को चेंज कर रहा हूँ, कैसे, R1 + 2R2 से। ध्यान से समझिएगा बात को। अभी इस वाले में क्या किया था, इस वाले में इस पंक्ति में मैंने 2 से गुणा कर दिया। इस वाले में मैं क्या कर रहा हूं, इस वाले में मैं इस वाले फर्स्ट वाले पंक्ति को मैं बदल रहा हूं। कैसे बदल रहा हूं, R1 में मैं इस R2 को जोड़ूंगा, लेकिन कैसे, 2 से गुणा करके, और देखूंगा क्या आता है। देखो, तो मान लो ये A' बन रहा है, ये चेंजिंग करने के बाद मान लो A' बन रहा है। तो पहले इसमें 2 से गुणा करो, तो 2 से 14, 14 में 1 जोड़ोगे, क्योंकि R1 में आपको जोड़ना है। तो R1 आपका 15 है, आप इसमें 2 से गुणा करोगे, 2 से 14, 14 में 1 जोड़ा तो 15 आ गया, कोई बात नहीं। 9 दूना 18, 2 से गुणा करोगे, 9 दूना 18, 18 में 5 जोड़ोगे तो 23 आ गया। आपने क्या किया, आपने R1 को बदला है, तो आपका R2 तो वही रहेगा, ठीक है। अब जरा इसको आप सॉल्व कीजिए। तो 15 का 9 में गुणा करेंगे तो 15 नमा 135, माइनस 23 का 7 में गुणा करेंगे, 7 तियाँ 21 और 7 दूना 14 और 2 16। जरा घटाइए, घटाएंगे तो देखो 11 में से 5 निकल गया, कितना आएगा भाई, 6 आएगा। और यहाँ बचेगा 5, 5 में से 3 निकल गया, कितना आएगा, 2। और क्या आया, नेगेटिव। आप कुछ समझ पा रहे हैं। पहले हमने इस सारणिक का मान निकाला तो हमें -26 मिला। अब मैंने इस सारणिक को थोड़ा सा बदल दिया। क्या किया, मैंने R1 को बदला। कैसे बदला, मैंने एक संख्या ली, उससे मैंने दूसरे वाले पंक्ति में गुणा किया और फिर ले जाकर उसको पहली पंक्ति में जोड़ा, और फिर मैंने क्या देखा कि सारणिक के मान में कोई फर्क नहीं पड़ता। कहने का मतलब यह है कि अगर आप किसी संख्या से किसी भी पंक्ति में गुणा करके और किसी पंक्ति में जोड़ते हैं या स्तंभ में जोड़ते हैं तो उस सारणिक के मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे यहाँ पर आपको मैंने दिखा दिया, यहाँ पर मैंने 2 क्रॉस 2 का, ये कैसा सारणिक है, 2 गुणे 2 का। आप चाहो तो 3 गुणे 3 का ले सकते हो, ये आपकी इच्छा है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो 6 हो गए, 2-3 और बताऊंगा मैं आपको, उसके बाद आज की क्लास हम लोग ओवर करेंगे। चलिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी नंबर 7। नंबर 7 में मैं रखता हूँ, देखिए मान लीजिए कि आपको कोई एक सारणिक दिया गया A1 + X, B1 + Y, C1 + Z, ठीक है।
यहाँ पर है A2, यहाँ पर है B2, यहाँ पर है C2, यहाँ पर है A3, यहाँ पर है B3, यहाँ पर है C3। ठीक है, ये कोई शार्डिक दिया गया है। तो आप इस शार्डिक को दो बराबर भागों में तोड़ करके और जोड़ करके लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इसका एक पार्ट बना रहा हूँ, कैसे, A1 A2 A3। मैंने एक पार्ट बनाया A1 A2 A3, दूसरा पार्ट बनाऊंगा B1 B2 B3, तीसरा पार्ट बनाऊंगा C1 C2 और C3। ये हो गया, फिर प्लस लगा दूंगा और इसका दूसरा पार्ट जो बनेगा वो बनेगा X A2 A3, X A2 A3, दूसरा पार्ट बनेगा Y B2 B3, तीसरा पार्ट बनेगा Z C2 C3। मतलब यह है कि अगर आपको कोई शार्डिक दिया गया है तो उसको आप तोड़ करके दो शार्डिकों के रूप में जोड़ करके लिख सकते हो। ठीक है, यह आपका 7वां प्रॉपर्टी हो गया, यानी 7th प्रॉपर्टी आपकी हो गई। ठीक है, नंबर 8, अगर आपको कोई ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दिया गया है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बारे में आपको मैंने बताया था। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यानी कि त्रिभुजाकार आव्यूह दो तरह के होते थे, एक अपर ट्रायंगुलर, एक लोअर ट्रायंगुलर। ठीक है, मतलब यह है कि अगर आपको कोई शार्डिक ऐसा दिया जाए 1 2 3 0 5 6 0 0 2 ऐसे दिया गया, मान लो कोई शार्डिक ऐसे दिया गया है, तो ये कौन सा ट्रायंगुलर है, ये कौन सा मैट्रिक्स है? ये आपका जो मैट्रिक्स है ये आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, मतलब विकर्ण के नीचे के सारे एलिमेंट क्या हैं, 0 हैं। तो अगर ऐसा आपको कोई मैट्रिक्स दिया जाए और उसका आपको शार्डिक निकालना हो, ये मैंने शार्डिक बना दिया। ठीक है, ये मैंने अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का क्या बना दिया, शार्डिक बना दिया। तो अगर ये शार्डिक है, इसका अगर आपको मान निकालना है तो कुछ नहीं करना है, प्रसार वसार करने की जरूरत नहीं है। आप इसके विकर्णों के एलिमेंट का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 1 5 2 तीनों का गुणा कर देंगे, आंसर आ गया 10। आपको मैं इसका प्रसार करके भी दिखा सकता हूँ, करना कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया केवल ये वाला 1 जो है आपका एलिमेंट, केवल इसी का प्रसार होगा ही, बाकी ये तो दोनों 0 हैं, तो 0 कर देंगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपको ऐसा कोई मैट्रिक्स मिले, ऐसा कोई शार्डिक मैट्रिक्स मिले जिसके विकर्ण के नीचे के सारे एलिमेंट 0 हों, या मान लीजिए कोई आपको शार्डिक ऐसा भी मिल सकता है, कोई ज़रूरी थोड़ी है कि नीचे वाले ऊपर भी हो सकता है, 1 2 3 0 0 5 0 2 1 ऐसा भी मिल सकता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ऊपर के सारे 0 हैं। तो अगर आपको इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो आप क्या करोगे, सीधा गुणा कर दो, 1 × 5 × 1 आ गया आपका 5। क्या करना है, केवल विकर्ण के एलिमेंट्स का गुणा करना है। यहाँ पर भी हमको विकर्ण के एलिमेंट्स का गुणा करना था, यहाँ पर भी। तो अगर आपको चाहे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दिया जाए, चाहे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दिया जाए, अगर आपको उसका शार्डिक मान निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना, उनके विकर्ण के एलिमेंट्स का आपस में गुणा कर देना है। मैंने जब आव्यूह वाला चैप्टर पढ़ाया था ना, तो वहाँ पर मैंने आपको इस बात के बारे में बताया था। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि अगर आपको ऊपर त्रिभुजीय आव्यूह मिले या निम्न त्रिभुजीय आव्यूह मिले तो उसमें आपको कुछ नहीं करना होता, उसका शार्डिक मान निकालने के लिए उसके विकर्ण के एलिमेंट्स का आपस में गुणा कर देना होता है। ये आपका प्रॉपर्टी नंबर हो गया 8। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक प्रॉपर्टी मैं आपको और बताऊंगा, उसके बाद आज की क्लास को हम लोग रोक देंगे। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये सभी प्रॉपर्टीज़ अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी, और इनका हम लोग जब इस्तेमाल करते हैं ना, बार बार इनका यूज करते हैं, तो हमें और बेहतर तरीके से समझ में आती हैं और अच्छे तरीके से हमें ये याद हो जाती हैं। प्रॉपर्टी नंबर 9 और ये लास्ट प्रॉपर्टी है। मान लीजिए आपको एक शार्डिक दिया गया x² x³। यहाँ पर मान लो मैंने 5 लिखा, 9 लिखा, 16 लिखा, ये हो गया 2 4 8। ठीक है, ये हो गया। कहते हैं कि यदि x बराबर 2 पर शार्डिक a का मान क्या है, 0 है, तब x - 2 शार्डिक a का एक फैक्टर होता है, नहीं गुणनखंड होता है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि x के जिस मान पर ये शार्डिक 0 दे देगा,
वो इसका एक क्या होगा, फैक्टर होगा, यानी x माइनस टू जो होगा वो इस पूरे सारणी का क्या होगा, गुणनखंड होगा, यानी फैक्टर होगा। अब कैसे, देखो अगर मैं इसमें x बराबर 2 रख देता हूँ तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 हो गया, यहाँ पर 2 का क्यूब 8 हो गया, ठीक है। ये हो गया 5, ये हो गया 9, ये हो गया 16, ये हो गया 2, ये हो गया 4, ये हो गया 8, ठीक है। ये आपका आ गया, कहेंगे x बराबर 2 पर, ठीक है। अब यहाँ से मैं बोल दूंगा कि C1 जो है वो बराबर है C3 के, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, तो C1 और C3 क्या है, बराबर हैं, इसलिए आपका डिटर्मिनेंट A जो होगा वो 0 होगा, क्योंकि मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताया है कि अगर किसी सारणी के अंदर 2 पंक्तियाँ 2 स्तंभ बराबर हैं तो उनका मान 0 होता है। तो C1 और C2 का बराबर होना इस सारणी का 0 होना होगा, और अगर ये सारणी 0 हो रहा है तो किस पर 0 हो रहा है, x बराबर 2 पर, तो 2 को जब इधर लेकर आओगे, 2 को जब इधर लेकर आएंगे, x बराबर 2 है ना, 2 को जब इधर लेकर आएंगे तो x माइनस टू इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी कि x माइनस टू जो है वो इस सारणी का क्या है, एक गुणनखंड है, ठीक है। तो आज की क्लास में मैंने आपको सारणी क्या होता है इसके बारे में बताया, कुछ बेसिक सी जानकारी जो सारणी के बारे में हमें होनी चाहिए उसके बारे में मैंने आपको बताया, फिर सारणी के जो महत्वपूर्ण कुछ गुण होते हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगी, आपको मज़ा आया होगा। क्लास अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्तों का भी फ़ायदा हो पाए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि ऐसे ही क्लासेस आपको मिलती रहें। मिलते हैं अगली क्लास में, अपना ख्याल रखें, जय हिंद।